तो ये हमारी स्टैटिक बेस्ड जीके है, ये थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या है, मैं फुल फॉर्म्स लेकर आया हूँ, कई सारी फुल फॉर्म्स हैं और वो क्या है, उनका मतलब क्या है वो भी आपको पूरा बताऊँगा, तो पूरा देखना इस वीडियो को, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नीचे एक लाल बटन होगा, उसको भी दबा देना और साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा देना। तो पहला जो है हमारा, वो है हमारा पीडीएफ का मतलब क्या है। तो अगर पीडीएफ की बात करें तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका मतलब है, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मतलब ये एक तरह की पीडीएफ फाइल है, जैसी मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यही हमारा पीडीएफ जो है, इसी को पीडीएफ कहते हैं, ठीक है। कोई अलग नहीं है, इसी को हम पीडीएफ कहते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये पीडीएफ फाइल है, ये देखिए, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। एचटीएमएल की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये मतलब एक तरह की लैंग्वेज होती है जो हम वेब पेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए आपको इसका पूरा मतलब बताता हूँ, ये देखिए। यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये वेब एप्लीकेशन और वेब पेजेस को बनाने के काम आती है HTML लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो वो नेक्स्ट है हमारा NEFT। NEFT का क्या मतलब है, ठीक है। NEFT का जो मतलब होता है वैसे, वो है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT is one of the most prominent electronic fund transfer system of India. Started in November 2005, NEFT is a facility provided to bank customers to enable NEFT is a facility provided to bank customer to enable them to transfer fund easily and securely on a one-to-one basis. It is done by via electronic message, ठीक है। बेसिकली अगर इसको सिंपल भाषा में बताऊँ तो एक तरह का बैंक ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं, ठीक है। तो उसी में यूज़ होता है NEFT का, जिसमें एक ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के थ्रू एक आपकी जो पेमेंट है वो 1-to-1 बेसिस पर, मतलब आप किसी एक को भेज रहे हो, ठीक है, बल्क में नहीं जाता ये, ठीक है। आप किसी एक को भेज रहे हैं तो सिर्फ उसी को जाएगा, ठीक है। तो ये होता है NEFT, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा MICR, ठीक है। ये हमारा इसका जो मतलब है हमारा, वो है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अगर अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यह है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइजेशन कोड MICR कोड इज़ ए कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड मेनली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू ईज द प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस ऑफ चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये मेनली चेक्स को जो क्लियर करने के काम आती है, ठीक है। जब चेक्स के नीचे आपने देखा हो कोड लिखा रहता है, तो वो वही होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिससे हम चेक्स हमारे जल्दी क्लियर हो जाएं, उसके लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इन अ सिंपल टर्म IFSC शॉर्ट फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है। तो ये क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ठीक है, दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ ए पार्टिसिपेटिंग बैंक, ठीक है। ये तो एक पर्टिकुलर ब्रांच को फाइंड करने के लिए काम आता है, समझ लीजिए कि उसका आइडेंटिटी नंबर, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ऐसे ही बैंक का IFSC कोड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ISP, ठीक है। ISP का मतलब क्या है, ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP सीधा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रोवाइडर होता है जो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये होता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद आता है ECS, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है, ये होता है हमारा सॉरी, ECS is a electronic mode of fund transfer from bank account to another. It can be used by institution for making payments such as distribution of dividend, interest, salary, pension and among others, ठीक है। तो ये एक ECS सिस्टम अगर सिंपल भाषा में बोले तो एक वो सिस्टम होता है जो बैंक यूज़ करता है अपने पैसे को दूसरी बैंक तक पहुंचाने के लिए ये बल्क में यूज़ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा CST,
CST क्या होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स ये होता है जब कोई हम ट्रेड कर रहे हैं किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जो हमारा टैक्स लगता है वो हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाता है, वो सेंट्रल से होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा CRR, ये होता है कैश रिजर्व रेशो, जो एक हमारा रिजर्व वो है, बैंक है हमारा रिजर्व बैंक। ठीक है, तो वो हमारा एक अमाउंट ले लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक रिक्वायरमेंट ले लेता है कि मतलब तरह का सिक्योरिटी जमा करा लेता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो हमारा है, ठीक है, वो एक सिक्योरिटी जमा करा लेता है किसी भी बैंक से, एक मिनिमम सिक्योरिटी, जो बाद में किसी भी कमर्शियल बैंक होता है, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो उसको यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद है UDP, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है? UDP इज़ यूज टू सेंड शॉर्ट मैसेज कॉल्ड डाटाग्राम, बट ओवरऑल इट इज़ एन अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। UDP is officially defined RFC 768 and was formulated by David P. Reed। ठीक है, UDP एक तरह से एक शॉर्ट मैसेज भेजता है जिसको हम डाटाग्राम कहते हैं, और ओवरऑल एक ही कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो UDP की फुल फॉर्म क्या है? यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है RTC। RTC हमारा रियल टाइम क्लॉक। ठीक है, रियल टाइम क्लॉक सीधी बात बोले कंप्यूटर क्लॉक होती है जो आपको करंट टाइम बताती है, आपका किसी भी आप रीजन में रहते हैं उसका। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल्स होता है जो फॉर्मेट होता है डाटा का, जो इंटरनेट पर हम भेजते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी नेटवर्क पे। उसके बाद है हमारा कैग की फुल फॉर्म क्या है? कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, पार्ट 5 में है, चैप्टर 5, सब पार्ट है हमारा 7B, आर्टिकल 41, 48। ठीक है, ये जितनी भी हमारी रिसिप्ट आती हैं एक्सपेंडिचर की, या गवर्नमेंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, बॉडीज़ और अथॉरिटी जो यूज़ कर रही हैं, ठीक है, उनकी रिसिप्ट यही देखता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इस वक्त जो हमारा करंट ऑडिटर जनरल है वो है शशिकांत शर्मा। ठीक है, मिस्टर शशिकांत शर्मा करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। उसके बाद है हमारा फेरा का मतलब क्या है? हमारा फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट sorry, the Foreign Exchange Regulation Act was legislation passed in India in 1973 that imposed strict regulation on certain kinds of payment, the dealings of foreign exchange and securities, and the transaction which had an indirect impact on the foreign exchange। ठीक है, तो एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि सीधी बात है 1973 में आया था, और ये उस तरह के सारे एक्सचेंज या जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उन पर बैन लगा देता है, जिस वजह से जिस पर हमारा जो फॉरेन का एक्सचेंज है, हमारे जो फॉरेन इकोनॉमी है वो इफेक्ट कर रही हो। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्या है कि यह एक इज़ ए सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर साइमल्टेनियसली डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस, वीडियो, डाटा एंड अदर नेटवर्क सर्विस। ठीक है, ये तो आप सीधा समझ लीजिए कि एक तरह का नेटवर्क है जो हमारी जितनी भी वॉइस डेटा या फिर जो भी डेटा होते हैं उनको सेंड करने के लिए काम आता है। ठीक है, सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके अंदर आपके लगभग 8 कंट्रीज आती हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ठीक है, उसके बाद है आपका OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। आपको पता होगा कि आप OMR सीट भरते थे अपनी में, आपको बबल्स भरना होता था, फिर वो उसे रिकॉग्नाइज करता था। ठीक है, वही होता है OMR। फिर आता है हमारा AHRL, ये है एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी अगर सीधी बात करें तो ये हांगकांग में इसका हेडक्वार्टर है, 1984 में ये बना था। ठीक है तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये आपको देखा ही था आपने कि हमारा है JPG मतलब जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये एक तरह का फ़ोटो फॉर्मेट होता है जो हम जब कंप्यूटर में कोई फ़ोटो सेव करते हैं तो वो JPG फॉर्मेट में होता है, या कई सारे फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, PNG फॉर्मेट होता है, JPEG होता है, JPG होता है, तो कई सारी तरह के फॉर्मेट होते हैं, उन्हीं में से एक है हमारा JPEG जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उसके बाद जो है हमारा URL। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है कि ये तरह जैसे हम कोई भी वेबसाइट का जो तरह का एक नाम समझ लीजिए या उसकी पूरी ID समझ लीजिए, वो होती है
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, URL जैसे www.google.com वो हमारा URL हो गया, ठीक है, उसके नाम हम उसे लिखेंगे इंटरनेट पे तो वही साइड वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1978 के आसपास ये लाए थे, ठीक है, इंडिया में आया था और 1980s में लगभग पूरा तरह से सेटअप बन गया था इसका। इसमें क्या था कि जो रूरल डेवलपमेंट था उसका प्रोग्राम था ये, ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यार गला थोड़ा ख़राब है, किसी को अगर पता हो ना गला ख़राब होने की दवा तो मुझे ज़रूर बताना यार कमेंट में, ठीक है। और ASLV हमारा इसरो का एक सैटेलाइट है, ASLV जैसे PSLV C-37 था, ऐसे ये ASLV भी है, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट। SLV से आप समझ जाइए जैसे PSLV ऐसे ASLV, तो SLV से आप समझ सकते हैं कि हाँ ये यार ये कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट जैसे आप ICU में भर्ती हो जाते हैं, कोई बीमार हुआ या किसी की प्रॉब्लम हुई तो वो हेल्थ प्रॉब्लम तो वो ICU में भर्ती होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये लगभग सबको पता होगा। उसके बाद आता है CTS, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, ठीक है, CTS चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है जिसमें हम इमेज का यूज़ करते हैं, चेक के इमेज का, कि जल्दी से जल्दी हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, ये होता है चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। उसके बाद आता है CTR, कैश ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, ठीक है, तो उसमें ये कि कैश का जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी रिसिप्ट होती है, जो भी आप कभी जाते होंगे बैंक में ट्रांजेक्शन करते होंगे तो आपको एक रसीद मिलती होगी, वही होती है कैश ट्रांजेक्शन रिसिप्ट या CTR, ठीक है। एक होता है NEFT हमारा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आपका कहते हैं तो एक तरह का वही है NEFT जब आप भेजते हैं, अभी आपको 2 दिन पहले मैंने बताया था कि NEFT क्या है, तो वही है NEFT, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल फंड ट्रांसफ़र। आपको हमारा जो इनकम होती है वो ट्रांसफ़र करने या जो मनी होती है वो ट्रांसफ़र करने के काम आती है, ठीक है, वाया इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। GDP हो गया हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो GDP आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो किसी एक साल के अंदर कोई भी कंट्री या कोई भी रीजन कितना प्रोडक्ट बना रहा है और कितना उसको सर्विस दे रहा है वो टोटल हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, ठीक है, कोई कंपनी अपने इंटरेस्ट या जिसको किसी इंटरेस्ट है फॉरेन कंपनीज में या किसी में और वहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है EPFO, ठीक है, EPFO की अगर हम बात करें तो हमारा EPFO कहलाता है हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये लगभग वो जो प्रोविडेंट फंड होती हैं PF उनके लिए होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा CRR, कैश रिजर्व रेशो, आपको भी बताया था, दोबारा आ गया शायद, तो कैश रिजर्व रेशो आपको बता दिया कि एक प्रॉपर अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट जो रिजर्व करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए कमर्शियल बैंक से लेता है वो, ठीक है। फिर हमारा CFRA, ठीक है, CFRA हमारा क्या, कंबाइंड फाइनेंस रेवेन्यू अकाउंट, CFRA कंबाइंड फाइनेंस रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर फाइनेंस एंड रेवेन्यू को ऐड कर दिया है, कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट से। फिर उसके बाद आता है हमारा GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये PF और EPF से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, GPF, ठीक है, ये अलग होता है, जब इकोनॉमी में आएगा EPF और PF तो आपको पूरा बता दूंगा GPF क्या होता है। अभी इसकी फुल फॉर्म आप समझ लीजिए कि ये जनरल प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। GMT हमारा ग्लोबल मीन टाइम, ठीक है, ग्लोबल मीन टाइम को हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, तो वहाँ से ये होता है लगभग 7 आवर्स ये पीछे चल रहा होता है, 7 आवर्स या फिर 6 आवर्स पीछे चल रहा होता है। जैसे अगर 8 बजे की बात करें तो 8 बजे ये लगभग 2 PM था ग्रीनविच टाइम हमारा, तो लगभग 6 आवर्स ये पीछे चल रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा GMT का मतलब है ग्लोबल मीन टाइम, ये ओवरऑल एक यूनिवर्सल टाइम कहलाता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और GPS का मतलब है कि हमारा जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये एक तरह से मतलब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हम अपनी पोजीशन जान सकते हैं अपनी या किसी भी और जगह की, ठीक है, वो GPS कहलाता है, आप यूज़ भी करते होंगे। फिर आता है हमारा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब GNP की अगर बात करें तो ये हमारा होता है GDP प्लस जो हमारा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब या फॉरेन इनकम कह दीजिए, जो भी हम मतलब हमारा कंट्री में एक तो GDP है वो टोटल, प्लस साथ हम फॉरेन से हम कितना कमा रहे हैं, विदेश से हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा GNP कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा SEU, स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम, ये यूरेनियम से थोड़ा डिफरेंट होता है, यूरेनियम 238 से होता है। इसमें क्या होता है कि सेपरेशन के मेथड से इसमें यूरेनियम थोड़ा इनरिच्ड हो जाता है, ठीक है, ये होता है SEU, ठीक है, स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम। SEO अलग होता है,
ठीक है। ये है SEU। जो SEO है वो हमारा इंटरनेट से रिलेटेड है, वहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे इंटरनेट को, मतलब अपने किसी भी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो वो SEO होता है। फिर आता है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपको पता ही होगा कि एक पूरा सब कुछ सारे टैक्सों को मिलाकर एक GST टैक्स बनाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, GST। उसके बाद है गूगल का अगर फुल फॉर्म देखें तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा याहू का मतलब। याहू का मतलब आपको वैसे लगता है हम कहते हैं अरे याहू, पर वो नहीं है। इसका मतलब है येट अनदर हिरारिकल ऑफिशियस ओरेकल, ठीक है। ओरेकल आपको पता होगा लैंग्वेज है, तो येट अनदर हिरारिकल ऑफिशियस ओरेकल। विंडो का अगर फुल फॉर्म मतलब आप समझें तो खिड़की नहीं है, इसका मतलब है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ठीक है। विंडो को नॉर्मली ऑफिस वर्क के सॉल्यूशन उसके सॉल्यूशन के तौर पे बनाया गया था, इसलिए उसका नाम विंडो पड़ा है, जो वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन है इसका पूरा नाम, ठीक है। फिर आता था हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ये थोड़े लंबे लंबे हैं, ये जो लोग पूछ नहीं चाहते, पर आपको कुछ एक मेन वर्ड हैं जो आप याद कर सकते हैं। जैसे पहले दो वर्ड याद कर लीजिए, कॉमन ओरिएंटेड मशीन, ठीक है, कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक। और लास्ट के 3 वर्ड याद कर लीजिए, तो उससे आपको हो जाएगा। पहले 3 वर्ड और लास्ट के 3 वर्ड, बीच के 2 बचे तो आप वो भी कर ही लीजिए। नॉर्मली इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हटा दिए जाते हैं, सॉरी। फिर आता है हमारा वायरस, ठीक है। वायरस आपने देखा होगा 3 इडियट्स में, बस वही है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। वायरस का होता है हमारा एक वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर्स वगैरह या फिर आपके फ़ोन्स को ख़राब कर देता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ख़राब कर सकता है वायरस। उसके बाद आता है हमारा UMTS, ठीक है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आप इसको सिंपल भाषा में कहें तो हम इसे कह सकते हैं 3G, हम इसे 3G भी कह सकते हैं। UMTS से हमारा 3G होता है, जो हमारा डाटा या नेटवर्क यूज़ करने का काम आता है। 3G सिस्टम भी कहलाता है हमारा UMTS, ठीक है। उसके बाद है हमारा एमुलेट। आपने देखो आजकल फ़ोनों में एमुलेट स्क्रीन आ रही है कि भाई ये HD एमुलेट स्क्रीन है, ठीक है, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ, तो वही है एमुलेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ऐसी फिर OLED आती है, इसमें क्या एक्टिव मैट्रिक्स हट जाएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। फिर आता है IMEI नंबर, आपको पता होगा मोबाइल में होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये किसी भी इक्विपमेंट आइडेंटिटी के लिए होता है, ठीक है। कोई भी हुआ तो उसकी इक्विपमेंट की आइडेंटिटी के लिए IMEI नंबर यूज़ करते हैं। फिर आता है ESN, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, ठीक है, ये भी हमारे मोबाइल्स में उसको आइडेंटिफाई करने के ही काम आता है, ESN इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। तो बस यही था इस पूरी वीडियो में। तो आई होप कि आपको पसंद आया, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, ठीक है। माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ी राइटिंग ख़राब आ रही है यार, डिजिटल पेन ख़रीदूँगा अभी तो धीरे धीरे मैं अपना सेटअप थोड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।